हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द थर्ड पार्ट और यू कैन से थर्ड लेक्चर ऑन द टॉपिक एमलगमेशन ऑफ कंपनी। फर्स्ट पार्ट में हमने ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे। हमने देखा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, जब बिजनेस कंबाइन होते हैं तो क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं। तो हमने वहां पर एमलगमेशन के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में एंड रिकंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। रिकंस्ट्रक्शन भी दो टाइप के होते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये मैंने डिटेल में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। और तीनों ही फॉर्म्स, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, इनके बीच में डिफरेंस भी मैंने बताए थे। फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे। एमलगमेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे। हमने देखा था टाइप्स ऑफ एमलगमेशन, एमलगमेशन कितने टाइप का होता है ये भी डिस्कस किया था। एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर होता है, एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज होता है। और मर्जर की 5 कंडीशंस थी, वहां बताया थी ना मैंने। 5 कंडीशन होती है, अगर एमलगमेशन में वो 5 कंडीशन फुलफिल होती है तो एमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर होता है। और अगर एक भी कंडीशन ब्रीच होती है, एक भी कंडीशन नहीं फुलफिल होती है उसमें से, तो एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज होता है। ठीक। फिर उसके बाद मैंने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो हमने वहां पे देखा था 4 मेथड होते हैं परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के। लमसम पेमेंट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड एंड शेयर एक्सचेंज मेथड। जिसमें सबसे पहले हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, नेट पेमेंट मेथड। ठीक है, सबसे पहले नेट पेमेंट मेथड ही यूज होता है। बट अगर सपोज करिए नेट पेमेंट मेथड के लिए जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल, मतलब वो अगर कुछ डेटा मिसिंग है, पूरा डेटा नहीं है, तो उस केस में वी यूज सेकेंड मेथड, नेट एसेट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर पहले सबसे नेट पेमेंट मेथड ही यूज किया जाता है। तो ये सब सारी चीजें हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस की थी और मैं उम्मीद करती हूँ आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देख भी लिया होगा। आज हम लोग अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी जर्नल एंट्री इन बुक ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, मैंने बताया था ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, दोनों टाइप की कंपनी डिस्कस हुई थी। तो ट्रांसफरर कंपनी यानी सेलिंग कंपनी, वो कंपनी जो सेल होने जा रही है, वाइंड अप होने जा रही है, लिक्विडेट होने जा रही है, उसकी बुक में जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, तो ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। राइट। और मेरे चैनल पे आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेरे चैनल पे आपको क्लास 11th 12th बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम, सीए इंटर, सीएमए के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है, जिसे मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। और आपके लिए मैंने अपने चैनल पे 250 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है, अपलोड किए हुए हैं आज की तारीख तक। आज की तारीख मतलब नवंबर 2021 तक। तो जरूर एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी टॉपिक आप सर्च कर रहे होंगे पढ़ने के लिए वो आपको जरूर मिल जाएगा। और अगर मेरे चैनल पे जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं, अगर आपको उनके नोट्स चाहिए इन पीडीएफ फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी। आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पे पिंग कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जर्नल एंट्री इन बुक ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। तो आज हमें यही पढ़ना है, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे इन बुक ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ठीक। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एमलगमेशन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। मैंने बताया था ना दो टाइप के एमलगमेशन होते हैं। तो अच्छी बात यह है कि अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, जर्नल एंट्री करना है हमें इन बुक ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, तो उस केस में एमलगमेशन चाहे जिस टाइप का हो, चाहे एमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर हो, चाहे एमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज सेम इन बुक ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी के केस में जो जर्नल एंट्री है सेम होती है, भले ही एमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर हो चाहे एमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज हो। ठीक, ये अच्छी बात है। यानी हमें दो टाइप के कोई मेथड नहीं लगाने, एक ही तरीका होगा। जबकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जब ट्रांसफरी कंपनी का बताऊंगी ना, तो वहां पे देखेंगे आप कि दो मेथड होते हैं। अगर एमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर है तो वहां पे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज करते हैं, और एमलगमेशन अगर नेचर ऑफ परचेज है तो परचेज मेथड यूज करते हैं। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है, ट्रांसफरर कंपनी के केस में चाहे कोई भी टाइप का एमलगमेशन हो, यहाँ पे एक ही मेथड यूज होगा। अकाउंटिंग जो जर्नल एंट्री होगी दैट विल बी सेम, वो सेम होगी। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए,
बेसिक लॉजिक क्या है, ट्रांसफरर कंपनी के बुक में हमें एंट्री करनी है, तो ट्रांसफरर कंपनी तो वाइंड अप होने वाली है, लिक्विडेट होने वाली है, खत्म होने वाली है, ठीक है, सीज टू फंक्शन एज अ सेपरेट एंटिटी, अब वो कोई एज अ सेपरेट एंटिटी अब वो फंक्शन नहीं करने वाली है, खत्म होने वाली है। तो खत्म होने वाली है तो हमें क्या करना होगा, जितने भी इसके बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, यही होगा। ट्रांसफर कंपनी अब खत्म होने वाली है तो अकाउंट जितने भी बैलेंस शीट के अकाउंट है वो सब क्लोज होंगे, और जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटी है उन सबको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ना, ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफर कंपनी वो कंपनी जो वाइंड अप होने वाली है, लिक्विडेट होने वाली है, एंड ट्रांसफरी कंपनी यानी जो नई कंपनी फॉर्म हो रही है, ठीक है, नई कंपनी जो फॉर्म हो रही है, या कह लीजिए परचेजिंग कंपनी, वो कंपनी जो परचेज कर रही है ट्रांसफरर कंपनी को, ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी यानी सेलिंग कंपनी, वो कंपनी जो सेल आउट हो रही है, जो वाइंड अप हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, और ट्रांसफरी कंपनी यानी परचेजिंग कंपनी जो नई कंपनी है, ठीक है। और ट्रांसफरी कंपनी क्या पे करती है, जो भी कंसीडरेशन पे करती है ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को, ट्रांसफर कंपनी को जो अमाउंट जो भी कंसीडरेशन पे करती है उसी को तो कहते हैं परचेज कंसीडरेशन, और उसी के 4 मेथड ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। चलिए, अब मैं आपको बता रही थी कि ट्रांसफरर कंपनी के बैलेंस शीट में जितने भी आइटम हैं, ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी के बैलेंस शीट में जितने भी आइटम हैं उन सारे अकाउंट को हमें क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है, तो बेसिकली उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड अगर मैं इसकी बैलेंस शीट की बात करूं, ट्रांसफरर कंपनी की बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं, तो लाइबिलिटी साइड में सबसे ऊपर क्या होगा, शेयर कैपिटल होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा, ठीक है, पीएल अकाउंट का बैलेंस होगा, ये सब होगा। और फिर लाइबिलिटी, एसेट साइड की बात करूं तो एसेट्स होंगे और फिक्टिशियस एसेट्स होंगे, तो ये सारे आइटम होंगे बैलेंस शीट के। तो जब कंपनी लिक्विडेट होती है, ठीक है, तो लिक्विडेट होगी तो हमें क्या करना होगा कि जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जो भी एसेट्स हैं और जो भी लाइबिलिटी है बैलेंस शीट की, उन सबको किस में ट्रांसफर करना होगा, उनको उन अकाउंट को क्लोज करेंगे और उन्हें कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट में। अच्छा, ये रियलाइजेशन अकाउंट आपने पहले कहीं भी सुना है, कहीं पढ़ा था रियलाइजेशन अकाउंट, याद करिए, आपने पढ़ा है रियलाइजेशन अकाउंट जब आपने पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ी है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आपने पढ़ा होगा तो वहां पे रियलाइजेशन अकाउंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है। रियलाइजेशन किस टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है जिसको प्रिपेयर किया जाता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म डिसॉल्व होती है, लिक्विडेट होती है, उस टाइम ये अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, और ये एक नॉमिनल अकाउंट है। और ये क्यों बनाया जाता है, फॉर क्लोजिंग ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उन सबको क्लोज करके उनमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये फाइंड आउट करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो इसको किससे क्रेडिट किया जाता है, इसको क्रेडिट किया जाता है इनकम से, जो भी इनकम है, ठीक है, वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है, और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो भी एसेट्स होते हैं वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो भी लाइबिलिटी है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। और उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करके फाइंड आउट किया जाता है कि इसमें जब कंपनी डिसॉल्व हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, तो देयर इज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड आएगा, क्योंकि देखिए इधर क्या है, क्रेडिट साइड में इनकम है, यहाँ पे क्या है, इनकम है, और इस तरफ क्या है, खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है। तो अगर इनकम ज्यादा खर्चे कम तो देयर इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा, वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। और अगर खर्चे ज्यादा इनकम कम तो लॉस आएगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट है, यहां तक समझ में आया। तो अब चलिए, अब हम करना शुरू करेंगे जर्नल एंट्री। तो जो जर्नल एंट्री है ना, पहले जरा देख लेते हैं उसका बेसिक लॉजिक क्या होगा, ये जो जर्नल एंट्री करेंगे किस सीक्वेंस में क्या लॉजिक यूज करेंगे। सबसे पहले तो देखिए हमें सारे अकाउंट क्लोज करने हैं, सारे जितने भी ट्रांसफर कंपनी के जितने भी अकाउंट क्लोज करने हैं सारे अकाउंट को। तो बेसिकली बैलेंस शीट के जितने भी आइटम है उन्हें क्लोज करेंगे और उन्हें ट्रांसफरर कंपनी के सॉरी उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उन्हें किस में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और कैसे ट्रांसफर करेंगे, बाय पासिंग द रिवर्स एंट्री, रिवर्स एंट्री पास करके करेंगे। अच्छा, इसके लिए जरा आपका जो गोल्डन रूल है अकाउंटिंग के वो पता होने चाहिए, याद है ना सारे गोल्डन रूल, तो वो जरा याद रखिएगा
क्योंकि उसकी अभी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो जर्नल एंट्री है ना, इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि सारे अकाउंट जो बैलेंस शीट के हैं इन्हें क्लोज किया जाएगा और इन्हें ट्रांसफर किया जाएगा। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप क्या है? कलेक्शन ऑफ मनी, मनी कलेक्ट होगा दूसरे स्टेप में, ठीक है। इस स्टेप की भी 4 एंट्री है, मनी कलेक्ट करने के स्टेप की भी 4 एंट्रीज है, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट को सेटल किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी कुछ एंट्रीज है। टोटल आपको 15 एंट्रीज हैं। ट्रांसफरर कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट में जब एंट्री करेंगे तो टोटल 15 एंट्रीज आपको मैं बताऊंगी अभी। अच्छा, वैसे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। अभी ये मैं बेसिक आपको 15 पूरी जो एंट्रीज है वो सारी एंट्रीज अभी फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ। बट जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन की जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से कुछ एंट्रीज होंगी, सारी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। अभी चलिए मैं बताती हूँ, बताती जाऊंगी, आप समझ जाएंगे वैसे। चलिए, तो जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं। मैंने बताया था स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है? ट्रांसफर करते हैं, जितने भी अकाउंट है उन्हें क्लोज किया जाता है, बैलेंस शीट के जितने अकाउंट है उन्हें क्लोज किया जाता है और ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। ये है स्टेप 1। तो इसमें सबसे पहले एसेट, जो बैलेंस शीट के जितने एसेट अकाउंट है जिन्हें ट्रांसफरी कंपनी टेक ओवर कर रही है। अब खास बात है, जितने भी एसेट अकाउंट है जिन्हें ट्रांसफरी कंपनी टेक ओवर कर रही है उन सबको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। अब हम रूल तो जानते हैं ना, डेबिट क्रेडिट के रूल तो आप जानते हैं। एसेट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट करो, घट रहा है क्रेडिट करो। लाइबिलिटी घट रही है तो डेबिट करो, बढ़ रही है तो क्रेडिट करो। ये तो रूल आप जानते हैं ना, ये मॉडर्न रूल है जर्नल एंट्री के, डेबिट क्रेडिट के, ठीक है। तो जब सारे एसेट्स जिन्हें ट्रांसफरी कंपनी टेक ओवर कर रही है उन्हें जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट मैंने बताया था, जो एसेट्स हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। ये देखिए लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था, ये देखिए जो एसेट्स हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिट। और वैसे भी एसेट सब घट रहे हैं ना, एसेट अकाउंट को क्लोज किया जा रहा है, एसेट घट रहे हैं, तो इसलिए टू सन्ड्री एसेट अकाउंट यानी एसेट अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। एसेट घट रहे हैं इसलिए डेबिट, इसलिए क्रेडिट किया है, ठीक है। तो ये हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या है? दूसरी एंट्री है फॉर क्लोजिंग ऑल द लाइबिलिटी अकाउंट विच आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। अब जितने भी लाइबिलिटी अकाउंट है जिन्हें ट्रांसफरी कंपनी टेक ओवर कर रही है उनको भी क्लोज करेंगे, उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? अब लाइबिलिटी को किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ना, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और लाइबिलिटी घट रही है ना, देखिए लाइबिलिटी घटती है तो क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। तो रियलाइजेशन लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपल। अगर आपको ये रूल पता है डेबिट क्रेडिट वाले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एसेट घट रहा है इसलिए यहाँ पे एसेट को क्रेडिट किया है, लाइबिलिटी घट रही है इसलिए डेबिट किया है, क्योंकि यहाँ पे रूल है ये ऐसा, ठीक है। चलिए, अब तीसरी एंट्री क्या है? तीसरी एंट्री है, देखिए बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, बैलेंस शीट के एसेट को हमने ट्रांसफर कर दिया, लाइबिलिटी को हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक। अब ये बचता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये बच रहे हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। तो जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है ट्रांसफरर कंपनी का, जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है, वो सब किसके हैं? वो सब किसको बिलोंग करते हैं? वो सब बिलोंग करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। जो ट्रांसफरर कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका है ना। ट्रांसफरर कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का है। ट्रांसफर कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका है। रिजर्व में जो पैसा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो पैसा है, क्रेडिट बैलेंस है, वो सब किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो फिर जो भी शेयर कैपिटल है उन सबको क्या करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर, यहाँ पे एंट्री लिखी है मैंने। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड अकाउंट डेबिट। बेसिकली जितने भी फंड्स हैं, जितने भी रिजर्व्स हैं वही लिखे हैं। कंटीजेंसी फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस फंड अकाउंट डेबिट, और अगर पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अब इसमें से जो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे वो आप यहाँ पे इन सबको डेबिट करेंगे और कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि ये सब इक्विटी शेयर होल्डर का है। अब ये हो गई तीसरी एंट्री। अब इसके बाद चौथी एंट्री क्या होगी? चौथी एंट्री होगी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है,
अगर कुछ फिक्टिशियस एसेट्स हैं जो राइट ऑफ नहीं हुए हैं, या अगर कोई डेबिट बैलेंस है पीएल अकाउंट का, तो वो भी तो बियर करना होगा इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, अगर रिजर्व्स का पैसा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस का पैसा, शेयर कैपिटल, ये इक्विटी शेयर होल्डर का है, तो जो डेबिट बैलेंस है पीएल अकाउंट का, फिक्टिशियस एसेट्स है जो राइट ऑफ नहीं हुए हैं, वो भी तो इक्विटी शेयर होल्डर के हैं, तो वो भी तो बियर करने पड़ेंगे उन्हें। तो उसी की एंट्री अगली कि इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, उसका डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर टू अंडरराइटिंग कमीशन टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो बेसिकली जो भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं जो राइट ऑफ नहीं हुए हैं, वो सब किसको बियर करने होंगे, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर को बियर करने होंगे। तो इसीलिए नेक्स्ट एंट्री चौथी ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू ये सारे अकाउंट। ठीक, ये बात समझ में आई। तो ये पहला जो स्टेप वन है, तो स्टेप वन में हमने क्या किया कि जो भी अकाउंट्स हैं उन सबको हमने क्लोज किया, बैलेंस शीट के जितने भी अकाउंट्स हैं उन्हें क्लोज किया और उन्हें ट्रांसफर किया। एसेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, और जो भी इक्विटी शेयर और रिजर्व्स वगैरह थे इनको इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर किया। जो भी फिक्टिशियस एसेट्स थे, यहाँ पे देखिए ये है ना फिक्टिशियस एसेट्स, ये एसेट साइड में ये जो फिक्टिशियस एसेट्स थे ये शेयर होल्डर के थे, इक्विटी शेयर होल्डर के थे, ये भी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर के थे, तो इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर किया। ठीक, तो पहली सेट ऑफ एंट्री ये हो गई, ये 4 एंट्रीज हो गई। यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं अगली अगली सेट ऑफ एंट्री। इसमें भी 4 एंट्रीज है। एंट्री फॉर द कलेक्शन ऑफ मनी, मनी कलेक्ट होने की एंट्री। ठीक है, तो अब इसमें पांचवी एंट्री क्या है, पांचवी एंट्री है फॉर द परचेज कंसीडरेशन अमाउंट ड्यू। जो परचेज कंसीडरेशन तो समझ रहे हैं ना, ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी को जो भी अमाउंट पे करती है फॉर लिक्विडेशन फॉर अमिलमेशन इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। अब परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट जब ड्यू होता है उसकी एंट्री करनी है, और जब रिसीव होता है उसकी एंट्री करनी है। तो जब परचेज कंसीडरेशन अमाउंट ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगी, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए मैंने बताया था रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन ट्रांसफरर कंपनी के लिए क्या है, इनकम है ना, ट्रांसफरर कंपनी के लिए इनकम है ना, तो इसलिए इसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। तो परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट जब ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगी, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, अगली एंट्री क्या है, जब परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट रिसीव होता है। ठीक है, तो रिसीव होगा तो क्या होगा, कैश या बैंक के फॉर्म में रिसीव होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, या शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। ठीक है, जो परचेज कंसीडरेशन है वो किस फॉर्म में रिसीव हो रहा है, कैश या बैंक अकाउंट के फॉर्म में। ठीक है, या शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी के अकाउंट में टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। तो ये एंट्री समझ में आई। इन दोनों फॉर्म में परचेज कंसीडरेशन रिसीव होता है, या तो कैश या बैंक के फॉर्म में, या ट्रांसफरी कंपनी के शेयर दिए जाते हैं उन्हें। तो वही है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। तो इस एंट्री से क्या है, परचेज कंसीडरेशन रिसीव हो गया। तो ये 2 एंट्री समझ में आई। अगली एंट्री, सेवेंथ एंट्री। सेवेंथ एंट्री क्या है, अब अगर सपोज करिए कुछ ऐसे एसेट्स हैं, ठीक है, जिन्हें ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं टेक ओवर किया है। देखिए मैंने जो पहली एंट्री बताई थी यहाँ पे मैंने ये बताया था कि ट्रांसफरी कंपनी ने जिन एसेट्स को टेक ओवर किया है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग ये एंट्री है, उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन कुछ अगर ऐसे भी एसेट्स हैं जिन्हें ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं टेक ओवर किया है, तो उस केस में जो ट्रांसफरर कंपनी है, जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, वाइंड अप हो रही है, वो अपने एसेट को खुद ही सेल ऑफ करेगी। ठीक है, सेल ऑफ करेगी खुद से। तो फिर वही एंट्री अगली, ऑन सेल ऑफ एसेट्स व्हिच आर नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी जिन एसेट्स को टेक ओवर नहीं कर रही है, तो उनको क्या ट्रांसफरर कंपनी फिर क्या करेगी, ट्रांसफर कंपनी उनको फिर से नहीं, मतलब ट्रांसफर कंपनी उनको सेल ऑफ करेगी। ठीक है, तो वही है बैंक अकाउंट डेबिट, सेल करने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। कैश रिसीव होगा ऑन सेल ऑफ एसेट, सिंपल सी एंट्री है। ठीक, तो इसमें भी मनी कलेक्ट हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको इस सेट में डाला है। अगली एंट्री जो मनी कलेक्शन की, वो क्या है, अगर सपोज करिए कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट है। अनरिकॉर्डेड एसेट यानी कुछ ऐसे एसेट्स हैं ट्रांसफरर कंपनी के जो रिकॉर्ड ही नहीं किए गए हैं। ठीक है, जो बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, तो उनको भी क्या किया जाएगा, उनको भी सेल ऑफ कर दिया जाएगा ना, क्योंकि अब ट्रांसफरर कंपनी क्या होने जा रही है, लिक्विडेट होने जा रही है, खत्म होने जा रही है। तो जितने भी एसेट्स हैं उनको बेच के खत्म करना है।
ठीक है, तो जो अनरिकॉर्डेड एसेट है उन्हें भी सेल ऑफ कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक, ये समझ में आया। तो ये हो गई 4 एंट्री फॉर द कलेक्शन ऑफ मनी। ठीक, इससे पहले हमने 4 एंट्रीज पढ़ी थी किस चीज की, फॉर क्लोजिंग ऑल द अकाउंट एंड ट्रांसफरिंग इट, ट्रांसफर करना एंड क्लोज करना, इसकी हमने 4 एंट्री पढ़ी। उसके बाद हमने 4 एंट्री किसकी पढ़ी, कलेक्शन ऑफ मनी की। इसमें क्या है, परचेज कंसीडरेशन ड्यू की एंट्री, परचेज कंसीडरेशन रिसीव की एंट्री, एंड जो भी एसेट्स जो नहीं टेक ओवर कर रहा है ट्रांसफरी कंपनी उसकी एंट्री, एंड अनरिकॉर्डेड एसेट की एंट्री, जहां से भी पैसा कलेक्ट हो रहा है उसकी एंट्री। तो 4 एंट्रीज हमने इसमें देखी। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में पेमेंट की एंट्री देखेंगे, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। जो भी एसेट सेल ऑफ कर दिए गए हैं, अब उनसे खर्चों का पेमेंट करना है, लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है। ठीक है, अब उसकी एंट्री देखेंगे। तो यहाँ पे भी 4 एंट्री होंगी, नहीं 4 से ज्यादा वैसे एंट्री है। तो इसमें पहली एंट्री, 9th एंट्री जो है वो क्या है, फॉर द पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। ट्रांसफरर कंपनी जब लिक्विडेट होती है, ठीक है, तो कुछ लिक्विडेशन के खर्चे होते हैं। अगर ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी मतलब तो समझ रहे हैं ना, जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, अगर वो खुद बियर कर रही है लिक्विडेशन के खर्चे को, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में जो फंड कलेक्ट हुआ है वहीं से पेमेंट होगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर ट्रांसफरर कंपनी इस खर्चे को बियर कर रही है, लिक्विडेशन के खर्चे को, अगर ट्रांसफरर कंपनी यानी जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, जो कंपनी सेल हो रही है, वो अगर बियर कर रही है इस खर्चे को, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट अगर लिक्विडेशन के खर्चे ट्रांसफरी कंपनी बियर कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, तब कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रांसफरर कंपनी के बुक में एंट्री कर रहे हैं ना, तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे अगर ट्रांसफरी कंपनी ने खर्चा बियर किया है। लिक्विडेशन का खर्चा अगर परचेजिंग कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी ने बियर किया है, तो ट्रांसफरर कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री की जरूरत नहीं है। ठीक, तो नो एंट्री। ठीक है, ये होगी 10वीं एंट्री। 11वीं एंट्री क्या है, 11वीं एंट्री है कि अगली एंट्री है कि सपोज करिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ ऐसी लाइबिलिटीज हैं जो ट्रांसफरी कंपनी नहीं टेक ओवर कर रही है। ठीक है, जैसे हमने किया था ना, कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो ट्रांसफरी कंपनी नहीं टेक ओवर कर रही है, वैसे ही है कि कुछ ऐसी लाइबिलिटीज हैं जो ट्रांसफरी कंपनी नहीं टेक ओवर कर रही है। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, उस केस में जो ट्रांसफरर कंपनी है उसे खुद अपना पेमेंट करना होगा ना, जो भी लाइबिलिटी है उसे खुद क्लियर करनी होगी। तो एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, एंट्री क्या होगी, अब उसे लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है ना, खत्म करना है, तो लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट होता है, हम रूल जानते हैं। तो क्या एंट्री होगी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट होगा सारी लाइबिलिटीज का जिन्हें ट्रांसफरी कंपनी नहीं टेक ओवर कर रही। ठीक है, तो ये हो गई 11th एंट्री। ठीक, अच्छा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, बहुत सारी नहीं, इसमें 15 एंट्रीज हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसमें तो बहुत सारे केसेस होंगे ही नहीं, क्या पता सारी ऐसे टेक ओवर कर रहे हो, तो ये तो एक्स्ट्रा एंट्री होगी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इन एंट्रीज को देख के डरिएगा नहीं कि बहुत सारी एंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं बता दूंगी, स्टेप 1 में 4 एंट्री, स्टेप 2 में 4 एंट्री, स्टेप 3 में भी बेसिक 4 ही एंट्री है। ठीक है, और उसके बाद 3 एंट्री और है। तो ये आसान बहुत है, और क्वेश्चन जब आप करेंगे ना, तो आपको सारी 15 एंट्री नहीं करनी होगी, उसमें से कुछ ही एंट्री करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अलग होगी ना, जैसी कंडीशन होगी वैसा आप एंट्री करेंगे। ठीक है, बट ये बेसिक 15 एंट्री है जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं सारी एंट्री बता रही हूँ। अगली एंट्री क्या है, अगर कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं तो उनका भी पेमेंट किया जाएगा। ऐसी लाइबिलिटी जिन्हें बुक ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया गया है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इनका भी पेमेंट होगा। कहाँ से पेमेंट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट से ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये पेमेंट की एंट्री हो गई। तो हमने देखा पेमेंट की भी कितनी एंट्री हो गई, 4। ठीक, चलिए यहां तक हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 4 एंट्रीज सबसे पहले हमने देखी थी, किसकी, 4 एंट्रीज थी फॉर क्लोजिंग ऑल द अकाउंट एंड ट्रांसफर की और सारे अकाउंट क्लोज करने की 4 एंट्री। कलेक्शन ऑफ मनी, पैसा जो कलेक्ट हो रहा था उसकी 4 एंट्रीज थी। फिर इसके बाद पेमेंट की 4 एंट्री, लाइबिलिटी का पेमेंट, एक्सपेंसेस का पेमेंट, इसकी 4 एंट्री। तो टोटल हमने 12 एंट्री देख ली है। अब लास्ट की 3 एंट्रीज हमें और देखनी है, किसकी एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट सेटल होने की एंट्री है। ठीक है, इन
12 एंट्री के थ्रू, ये और ये, इन 12 एंट्रीज के थ्रू हमने क्या किया है, जितने भी अकाउंट है उन्हें क्लोज कर दिया है, और रियलाइजेशन अकाउंट भी अब क्लोज होने जा रहा है, और उससे पता चल जाएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट है कि लॉस है। ठीक है, तो इन 12 एंट्री के थ्रू हमने ये काम कर लिया है। ठीक, अब हम लास्ट की 3 एंट्रीज करने जा रहे हैं। अब इसमें 13th एंट्री क्या है, 13th एंट्री है कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट है तो, रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट है तो, मैंने बताया था ना, प्रॉफिट है तो इधर आएगा, लॉस है तो इधर आएगा। ठीक है, प्रॉफिट है तो डेबिट साइड आएगा, लॉस है तो क्रेडिट साइड आएगा। डेबिट साइड क्यों आएगा, क्योंकि देखिए अगर क्रेडिट साइड बड़ा है यानी इनकम ज्यादा है, ठीक है, खर्चे कम है, तो देयर इज अ प्रॉफिट, तो बैलेंस करने के लिए प्रॉफिट इधर आएगा। और अगर खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, तो देयर इज अ लॉस, लॉस किधर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट शो करता है। ठीक है, अगर रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट शो कर रहा है तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा ना। अगर ये प्रॉफिट शो कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, ये बेसिकली जो भी प्रॉफिट हो रहा है रियलाइजेशन में, जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, ये किसका है, ये इक्विटी शेयर होल्डर का है ना। तो इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट होगा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट के केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और अगर रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस है, 14th एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में अगर लॉस है तो इसी एंट्री को पलट दीजिए, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर लॉस है तो भी तो इक्विटी शेयर होल्डर को बेयर करना होगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, 14 एंट्री हो गई। अब लास्ट 15वीं, ठीक है, 15th एंट्री क्या है, अब फाइनली पेमेंट कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया जाएगा। किस फॉर्म में पेमेंट किया जाएगा, बैंक अकाउंट के फॉर्म में, या फिर उन्हें शेयर दिए जाते हैं ट्रांसफरी कंपनी के। तो एंट्री होगी, लास्ट एंट्री होगी पेमेंट की इक्विटी शेयर होल्डर को। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। तो ये हो गई लास्ट एंट्री। ठीक है, तो ये टोटल 15 एंट्री थी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सिंपल सी 15 एंट्री थी। पर शायद जब आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्या पता केवल 10 एंट्री करनी हो या केवल 9 एंट्रीज करनी हो। ठीक है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का केस है ही नहीं, तो आप ये वाली एंट्री भी नहीं करेंगे, 12th एंट्री नहीं करेंगे। अगर कुछ एसेट ऐसे हैं जिन्हें, अगर सारे ही एसेट को टेक ओवर किया है, सारे ही लाइबिलिटी को टेक ओवर किया है, तो आपकी 2 एंट्रीज और कम हो जाएंगी। और यहाँ पे भी या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो इसमें से भी एक एंट्री होगी। तो इन 15 एंट्री को देखकर डरिएगा नहीं कि बहुत सारी एंट्रीज हैं, इसमें करनी केवल 7-8 एंट्रीज ही करनी होगी आपको क्वेश्चन में। ठीक है, बट पता सारी होनी चाहिए। तो एक बार चले फिर से रिवाइज कर लें। पूरी 15 एंट्री थी, पहली 4 एंट्री किस चीज की थी, अकाउंट क्लोज होने की और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होने की एंट्री। ठीक है, अगली 4 एंट्री कलेक्शन ऑफ मनी की, अगली 4 एंट्री लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस के पेमेंट की, अगली 3 एंट्री, उसके बाद नेक्स्ट 3 एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट सेटलमेंट की। रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस है तो क्या करेंगे, एंड फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट। तो ये टोटल 15 एंट्रीज थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था आज का पूरे लेक्चर का कंटेंट। मुझे पूरी उम्मीद है आज जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्री इन बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, और अगर आज का लेक्चर समझ में आया है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इस लेक्चर को भी लाइक करिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, तभी मैं वीडियो लाती रहूंगी। नहीं सपोर्ट रहा तो मुझे डिमोटिवेशन हो जाता है और मैं फिर वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, तो इसलिए अपना सपोर्ट बनाए रखिए। खैर आप लोगों का बहुत सपोर्ट है मुझे, थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।